नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्राचीन इतिहास लेकर आए हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल का एक वीडियो पढ़ चुका है और यह दूसरा और लास्ट वीडियो है। यह विभिन्न परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, GIC, LT आदि आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। पहले जो शासक हैं, तो पहले शासक हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनका समय है 106 से लेकर 130 ईस्वी तक। तो सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की थी? तो वह जो है प्राप्त करने वाले कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का किस क्रम का शासक था? तो यह जो है 23वें क्रम का शासक था। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो यह जो है गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्त से, इसके अलावा पुलमावी के नासिक गुहा लेख से प्राप्त होती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नासिक प्रशस्त में गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बेड़ाकटक स्वामी की उपाधि धारित की थी तथा बेड़ाकटक नामक नगर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजराज, महाराज, स्वामी आदि उपाधियां धारण की थीं। इसके अलावा नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इस प्रशस्त में बतलाया गया है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अजकालिया तथा कार्ले के बौद्ध बिच्च संघ को कौन सा ग्राम दान में दिया था? तो वह है करजक नामक ग्राम दान में दिया था। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था? तो वह है नहपान को। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक, यवन तथा पहलवों का विनाश किया तथा क्षहरात कुल का उन्मूलन किया एवं सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो यह है पुलमावी के नासिक अभिलेख से। अगला पॉइंट है, किस स्थल से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षहरात शासक नहपान को पराजित किया था? तो यह जोगलथम्भी मुद्रा भांड नासिक अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन किन क्षेत्रों तक था? तो इनका जो शासन है वह उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सातवाहन शासक को द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला कहा गया है? तो यह है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह कुल 24 वर्षों तक शासन किया था। अब नेक्स्ट शासक है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और जो उनका समय है वह है 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का कौन शासक बना? तो वह था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। नेक्स्ट है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पुराणों में क्या कहा गया है? तो इसका पुराणों में पुरोमानी अथवा पुलोमावी कहा गया है। नेक्स्ट है, किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है? तो वह है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को।
अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पुराणों के अनुसार वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने लगभग 130 से लेकर 159 वर्ष तक ईस्वी तक शासन किया था। उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहनों की 9 शक्ति के विकसित होने के प्रमाण हैं। उसी के काल में अमरावती के स्तूप का संवर्धन भी हुआ था। और पुराणों में पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद सातकर्णी राजा हुए। निष्ठ जो शासक है वह है यज्ञश्री सातकर्णी, और इनका जो समय है वह है 165 से लेकर 193 ईस्वी तक। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो यह 27 वर्षों तक शासन किया था। और यज्ञश्री सातकर्णी शासक के सिक्कों पर जो है यह जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण मिलते हैं। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, सातवाहन साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तो सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिम भारत में किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो वह था इक्ष्वाक, आभीर, चुटु सातकर्णी वंश। इन्होंने सातवाहन के बाद पश्चिम में अपनी राजवंशों की स्वतंत्रता स्थापित की थी। नेक्स्ट है, पुराणों में यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात किन सातवाहन शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो वह है विजयश्री, चंद्रश्री और पुलोमा का। अगला पॉइंट है, आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने की थी। नेक्स्ट है, कलचुर चेद संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ईश्वर सेन के द्वारा भी की गई थी। अगला है, ईश्वर सेन की कलचुर चेद संवत की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 248 से 249 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, पुराणों में इक्ष्वाक वंशी शासकों को क्या कहा गया है? तो इसमें श्री पार्वती तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर, श्री पार्वती यानी श्री पर्वत का शासक। नेक्स्ट है, इक्ष्वाक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना श्री शांतमूल ने की थी। नेक्स्ट है, इक्ष्वाक वंशी शासक किसके सामंत थे? तो ये सातवाहन के सामंत थे। अगला है, किस इक्ष्वाक वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वह है श्री शांतमूल ने। अगला पॉइंट है, इक्ष्वाक वंशी शासक किस मत के पोषक थे? तो ये लोग बौद्ध मत के पोषक थे। नेक्स्ट है, इक्ष्वाक शासक की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? तो इसकी जो समाप्ति है वह पल्लवों ने की थी। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह है पुलमावी चतुर्थ। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर तीसरी शती में चुटु सातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश के शासन की समाप्ति कदम्बों ने की थी। अगला है, दक्षिण भारत में अन्य छोटे छोटे राजवंश राजनीति में सक्रिय थे। कृष्णा तथा मछलीपट्टनम के बीच बृहत पलायन तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच सालंकायन राजवंश था। नेक्स्ट है, बृहत पालायों की राजधानी पिथुंड तथा सालंकायनों की राजधानी वेंगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह तीसरी शताब्दी के मध्य सातवाहन साम्राज्य पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न हो गया। अब देखते हैं शक सातवाहन संघर्ष। तो किस शक शासक के काल में शक सातवाहन संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह नहपान के शासन काल में। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो यह है नहपान एवं ऋषभदत्त को। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में
कथन उद्धृत है कि क्षयरातों का विनाश करने वाला तथा शक, यमन और पालवों का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। तो यह नासिक प्रशस्त में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों का संघर्ष किस शक शासक का हुआ था? तो यह कामर्दक का हुआ था। अगला है, दक्षिणापथ स्वामी वशिष्ठी पुत्र वशिष्ठी पुलमावी को किस शक शासक ने पराजित किया था? तो इसको रुद्रदामन ने पराजित किया था। अब देखते हैं कलिंग का चेदी राजवंश। तो कलिंग में चेद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महामेघवाहन ने की थी। अगला, चेद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो वह था खारवेल। अगला है, चेद शासक खारवेल का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह 44 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अगला, किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो यह है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला पॉइंट है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर अवस्थित था? तो यह जो है उदयगिरि खंडगिरी की पहाड़ी पर स्थित था। नेक्स्ट है, चेद शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो यह जैन मत का अनुयायी था। अगला, चेद शासक खारवेल के किस स्थान से एक नहर का निर्माण करवाया गया था? तो यह था तनसुल से कलिंग तक। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम से लेकर 13वें वर्ष तक शासन एवं कार्यों का विवरण मिलता है। और शासन के 11वें वर्ष खारवेल ने पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया था। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेद शासक खारवेल की चक्रवर्ती उपाधि से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यह रानी के अभिलेख से मिलती है। अगला है, चेद शासक खारवेल ने चक्रवर्ती के अतिरिक्त और किन अन्य उपाधियों को धारण किया था? तो वह था राजर्षि, महाविजयराज, धर्मराज, भिक्षुराज और वृद्धराज की। अगला है, हाथी गुम्फा अभिलेख की उत्कीर्णन तिथि कब से मानी जाती है? तो यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से मानी जाती है। अब देखते हैं सातयुगीन संस्कृति, सातवाहन युगीन संस्कृति। तो शासन व्यवस्था पहले देखते हैं। सातवाहन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? तो यह जो शासन का स्वरूप था यह राजतंत्रात्मक था। सातवाहन नरेशों ने किस तरह की उपाधियां धारण की थी? तो वह थी राजन, राजराज, महाराज एवं स्वामिन की। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन रानियां किस तरह की उपाधियां धारण करती थीं? तो ये देवी और महादेवी की उपाधियां धारण करती थीं। अगला पॉइंट है, सातवाहन काल में किन दो रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वह है नागनिका और गौतमी बलश्री। नेक्स्ट है, सम्राट की सहायता के लिए किस अधिकारी का एक सामान्य वर्ग होता था? तो वह है अमात्यों का। अगला पॉइंट है, महारथी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो यह कार्ले तथा कन्हेरी के लेख में किया गया है। अगला है, महारथी तथा महाभोज किस शासक के सामंत थे? तो ये उत्तरी कोंकण क्षेत्र के सामंत थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेकों विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम यानी केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। अगला, प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। और सातवाहन लेखों से प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे भांडारगारिक, रज्जुक, फनीघर, कारमांतिक आदि। अगला पॉइंट है, ग्राम का अध्यक्ष जो है वह ग्रामिक होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन काल में
नगरों का शासन निगम सभा द्वारा की जाती थी या चलाया जाता था। अगला सातवाहन काल के प्रमुख नगर थे भरकच्छ, बड़ौच जिसे कहते हैं, सोपारा महाराष्ट्र में है, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्यकटक आदि। इनमें कुछ व्यापारिक केंद्र भी थे। नेक्स्ट है, सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान में दिया था, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया। अब देखते हैं सामाजिक दशा। तो सातवाहन युगीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित थी, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था? तो वह है ब्राह्मण वर्ण। अगला है, सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया था? तो वह है वर्ण संकरता को। नेक्स्ट है, सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अगला है, सातवाहन समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति किस तरह से प्रदर्शित होती है? तो यह जो है शासकों का नाम मात्र प्रधान होना, इससे जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी का पता चलता है। अब देखते हैं धार्मिक दशा। तो सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये लोग वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अगला, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं किस धर्म को प्रश्रय देती थीं? तो ये बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो यह है सातकर्णी प्रथम ने। अगला पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्त्र में क्या कहा गया है? तो इसमें वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला है, सातवाहन नरेशों की अन्य धर्म के प्रति कैसी नीति है? तो अन्य धर्म के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकार किया था? तो यह जो है कृष्ण बलराम संकर्षण के रूप में स्वीकार किया था। अगला पॉइंट है, सातवाहन काल में धर्म के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो ये अमरावती, नागार्जुन कोंड और श्रीशैल थे। अगला है, किन स्थलों पर सातवाहन शासकों द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य एवं विहार बनवाए गए थे? तो ये हैं नागार्जुन कोंड एवं जग्गयपेट। अब देखते हैं आर्थिक दशा। तो सातवाहन काल की आर्थिक दशा कैसी थी? तो इसमें जो आर्थिक दशा थी वह संपन्नता की थी। नेक्स्ट है, भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय स्वरूप किस काल से प्राप्त होता है? तो यह सातवाहन काल से प्राप्त होता है। अगला है, सातवाहन काल में कृषि उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो यह 1/6 भाग कृषि के रूप में लिया जाता था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सातवाहन काल में कृषि उन्नत के साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय की भी बहुत अधिक प्रगति हुई थी। इसके अलावा सातवाहन काल में व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था, और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। अगला है, सातवाहन काल में एक अक्षय निधि यानी अस्थायी निक्षेप की पूंजी निधि की स्थापना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 1% मासिक ब्याज की दर पर राशि जमा की जाती थी। अगला है, सातवाहन नरेशों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा प्रतिष्ठान तथा धान्य कटक व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे, और श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। ये अपने नाम से दान भी देती थी। इसके नाम के सिक्के तथा मुहरें भी मिलती हैं। अगला पॉइंट है, सातवाहन काल में वाह्य व्यापार किन देशों के साथ होता था? तो जो यह वाह्य व्यापार था यह श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और रोम के साथ होता था। नेक्स्ट है, सातवाहन काल में पूर्वी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो यह कंटकोशील, कोंदूर और अल्लो सिंगे बंदरगाह स्थित थे।
नेक्स्ट है सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन के तट पर कौन कौन सी बंदरगाह स्थित थे। तो यह था बेरी गाजा जो कि भड़ौच गुजरात में था और सोपारा कल्याण महाराष्ट्र में। अब देखते हैं मौर्योत्तर कालीन कला संस्कृति एवं भाषा। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा की लिपि क्या थी। तो जो राजकीय भाषा की लिपि थी यह महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा एवं लिपि जो है ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है कौन सा सातवाहन शासक स्वयं महान कवि एवं विद्वान था। तो वह है हाल। अगला है किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। तो वह है हाल। अगला है गुणाढ़ सर्ववर्मन जैसे उच्च कोट के विद्वान किस सातवाहन शासक के दरबार में रहते थे। तो ये जो है हाल के दरबार में रहते थे। अगला गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में लिखी थी। तो यह 85 प्राकृत भाषा में लिखी थी। अगला किस अभिलेख में सातवाहन रानी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। तो वह है कन्हेरी अभिलेख में। अब देखते हैं कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में। तो जो अमरावती स्तूप भारतीय वास्तुकला की सर्वोत्तम कृत थी। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इस महान कृत में दर्शनीय है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में सर्वप्रथम अमरावती स्तूप का पता लगाया तथा 1840 ईस्वी में इलियट द्वारा इस स्तूप का उत्खनन करवाया गया था। अगला पॉइंट है नागार्जुन कोंड का एक अन्य नाम विजयपुरी भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में नागार्जुन कोंड महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स नामक विद्वान ने नागार्जुन कोंड स्तूप के पुरावशेषों को खोज निकाला था। तत्पश्चात 1927 से 1959 ईस्वी के बीच यहाँ कई बार उत्खनन कार्य हुए थे। अगला पॉइंट है अमरावती तथा नागार्जुन कोंड स्तूप के अतिरिक्त दक्कन के कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच भट्टिप्रोल पेऊंगंज गोली जैगपेट घट्टसाल आदि से अनेक स्तूपों चैत्यों तथा विहारों का निर्माण सातवाहन इक्ष्वाकु शासकों के समय हुआ था। अगला हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्यगृह हैं भाजा कोंडांडे पीतलखोरा अजंता बेडसा नासिक तथा कारले। नेक्स्ट है कारले के चौथे गुहा विहार में हरफान नामक पारसी नाम का उत्कीर्ण मिलता है। और लास्ट पॉइंट है अमरावती स्थापत्य के संदर्भ में कुमार स्वामी नामक विद्वान ने भारतीय कला द्वारा अत्यंत विलासी एवं अति सुमार पुष्प मानते हैं। तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।